1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। वो उस समय 12 साल के ही थे। उसी समय उन्होंने जलियांवाला बाग की जमीन खून से सनी मिट्टी अपने हाथों में उठाई थी और तभी तय कर लिया था कि अंग्रेजों का यह जुल्म अब और नहीं चलेगा और वो इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराकर ही रहेंगे। भगत सिंह की जीवन में दो प्रमुख घटनाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पहला, लाला लाजपत राय का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर हुई लाठीचार्ज का बदला। वो सैंडर्स को गोली मार कर लेते हैं। सैंडर्स एक पुलिस अधिकारी था। लाठीचार्ज का आदेश देने वाला अधिकारी जेम्स स्कॉट था, पर गलती से भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स मारा जाता है, वो भी एक अधिकारी था। दूसरी घटना, असेंबली में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं। उसके बाद भगत सिंह को उनके साथियों के साथ वहीं पे पकड़ लिया जाता है। उस समय ब्रिटिश सरकार भगत सिंह उनके साथियों को पकड़ने के बाद बहुत खुश होती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को सैंडर्स का हत्या के बाद से ही ढूंढा जा रहा था, पर वो तीनों पकड़ में नहीं आ रहे थे। ब्रिटिश सरकार को लगता है कि उनकी बहुत बड़ी सफलता है, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहता है कि भगत सिंह का पकड़े जाना भी एक उनकी चाल थी। अब हम बात करेंगे उनके शहादत की। 23 मार्च 1931 की शुरुआत हर दिन की तरह ही हुई थी। जेल के कैदियों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब जेल का वार्डन चरत सिंह उनसे आकर कहता है कि सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। सभी कैदी सोच ही रहे थे कि मांजरा क्या है। तभी जेल का नाई बरकत हर कमरे के पास से फुसफुसाते हुए गुजरता है कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से मनुहार लगाई कि वो भगत सिंह की कोई भी चीज़ उन्हें ला करके दे दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि वो भी कभी जेल में उनके साथ बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से उनका पेन और कंघा लेकर आया। सभी कैदियों में उस पर अपना अधिकार जताने की होड़ सी मच गई। इसके लिए ड्रॉ निकाला गया था। अब सभी कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें कोठरी से गुजरने वाली रास्तों पर थी। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव उसी रास्ते से गुजरने वाले थे फांसी के लिए। एक समय भगत सिंह उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उस समय पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने उनसे ऊंची आवाज़ कर पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया था। भगत सिंह कहते हैं कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह थे। वार्डन चरत सिंह ही थे जो भगत सिंह को जेल में किताबें लाकर दिया करते थे। वार्डन चरत सिंह से जो कुछ बनता था वो भगत सिंह के लिए करते थे। भगत सिंह को फांसी दी जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता भगत सिंह से मिलते हैं। मेहता बाद में लिखते हैं कि भगत सिंह एक पिंजरे में बंद शेर के जैसा चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह मेहता को देखकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपने वो किताब लाई जो मैंने आपसे कहा था। भगत सिंह मेहता से किताब लेकर के उन्हीं के सामने पढ़ने लगते हैं, मानो कि उनके पास समय नहीं बचा है। मेहता भगत सिंह से कहते हैं कि आप देश को कोई आखिरी संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह किताब से नज़र हटाए बिना कहते हैं, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह मेहता से कहते हैं कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को उनका धन्यवाद दे, जिन्होंने मेरी केस में बहुत रुचि जताई थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता और राजगुरु के कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव मेहता से कहते हैं कि वो उनकी मौत के बाद उनका कैरम बोर्ड जेलर से ले लें, जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उन्हें समय से 12 घंटे पहले फांसी दी जाने वाली है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें आज ही शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। भगत सिंह कहते हैं कि आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी नहीं पढ़ने देंगे। भगत सिंह मुस्लिम कर्मचारी बेबे से अनुरोध करते हैं कि वो फांसी पे चढ़ने से पहले वो उनके लिए खाना लेकर के आए, लेकिन भगत सिंह की ये आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी दे दिया गया था। बेबे को तो उस दिन जेल के अंदर भी नहीं घुसने दिया गया था जिस दिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। तीनों क्रांतिकारियों को उनकी फांसी की तैयारी के लिए उनके कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों अपना हाथ जोड़ करके साथ में चलते हैं और वो अपना पसंदीदा गीत गाते हैं, कभी वो दिन भी आएगा आज़ाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। ये तीनों का वजन बढ़ा हुआ था।
फिर तीनों को कहा गया वो अपना आखिरी स्नान कर ले और तीनों को काला कपड़ा पहना दिया गया और तीनों के चेहरे खुले रखे गए थे। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह की कान में आकर कहते हैं कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि पूरी जीवन तो मैंने गरीबों के लिए भगवान को हमेशा कोसा ही है। भगत सिंह एक नास्तिक इंसान थे और एक लेख भी लिखे थे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो आखिरी समय में ईश्वर को याद करने से इनकार करते हैं क्योंकि उनका कहना था कि जब पूरी जीवन तो मैंने ईश्वर को याद ही नहीं किया तो आज मैं आखिरी क्षण उन्हें क्यों याद करूँ। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उसी के साथ में भारी बूटों की जमीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का दबा हुआ स्वर भी सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद होकर नारे सुनाई देने लगे। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहतरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते थे। भगत सिंह फांसी के तख्ते से इनकलाब का नारा लगाना चाहते थे। उस समय के लाहौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पिंडी दास सोंधी का घर जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। वो बताते हैं कि भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब का नारा लगाए थे कि ये आवाज़ उनकी घर तक साफ साफ सुनाई दिया था। तीनों क्रांतिकारियों को हाथ पैर बांध करके गले में रस्सी डाल दिया गया और तीनों से पूछा गया कि सबसे पहले कौन आएगा। सुखदेव ने सबसे पहले हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और तीनों के पैरों के नीचे से तख्ते को लात मार करके गिरा दिया। कुछ देर शव लटके रहने के बाद तीनों को शव को उतारा गया। उसके बाद वहां पे मौजूद डॉक्टरों और अधिकारियों ने उन्हें मृत घोषित किया। कुलदीप अय्यर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं कि एक जेल अधिकारी को उसी समय उसके पद से हटा दिया गया था क्योंकि उसके दिमाग पे फांसी का इतना असर पड़ा कि जब जेल के अधिकारियों ने उससे भगत सिंह की मृत्यु की पुष्टि करने को कहा तो उसने इसे करने से इनकार कर दिया। पहले तय की गई थी कि तीनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, पर उस समय भीड़ में इतना आक्रोश बढ़ चुका था कि उस समय अधिकारियों को डर था कि कहीं बाहर का भीड़ जेल को तोड़ करके अंदर ना आ जाए। इसी के डर से जेल की पिछली दीवार को तोड़ करके तीनों को शवों को एक ट्रक में भर करके रावी नदी के किनारे ले जाया गया। रावी नदी में पानी कम होने की वजह से तीनों को फिरोजपुर के सतलज नदी के किनारे ले जाया गया। इतने में रात के 10 बज चुके थे। अभी तीनों के शवों में अंतिम संस्कार के लिए आग लगाई ही गई थी। वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने गांव के लोगों को अपनी ओर आते देखा। वो गांव के लोगों को आते देख शव को अधजले हालत में ही छोड़कर अपनी वाहन में भाग चले। फिर सारी रात गांव के लोगों ने उस अधजले शवों को पहरा दिया। अगले दिन दोपहर में जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ पूरे शहर में पोस्टर चिपकाया जाता है कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार एक हिंदू रीति रिवाज से किया गया। इस खबर पर लोगों ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने कहा उनका अंतिम संस्कार तो दूर, उन्हें तो अच्छी तरीके से जलाया भी नहीं गया था, उन्हें अधजले हालत में ही छोड़ दिया गया था। इन तीनों के सम्मान में पंजाब के नीला कुंभत से 3 मील लंबा शोक जुलूस निकाला गया। पुरुषों ने अपने बाहों पर काले कपड़े बांध रखे थे और महिलाओं ने भी काली साड़ियाँ पहन रखी थी। तभी अचानक से घोषणा होती है कि भगत सिंह का परिवार फिरोजपुर से तीनों के शवों को लेकर के वहाँ पर पहुँच गया है। जैसे ही फूलों से ढके 3 ताबूतों में उनका शव वहाँ पहुँचा, भीड़ भावुक हो गई। लोगों ने अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। अब भले ही भगत सिंह हमारे बीच में नहीं है, पर उनके विचार हमेशा रहेंगे। भगत सिंह के विचारों को हमें सम्मान देना चाहिए ताकि समय आने पर कोई भी भगत सिंह बन सके। जय हिंद, जय भारत।